नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ बिहार का सेकंड पार्ट। ठीक है। यानी मेडाइवल हिस्ट्री बिहार में ज़्यादा नहीं है। ठीक है, थोड़ा बहुत है। मुगल आज पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो बिहार का सबसे पहले पे स्क्रीन पर देख रहे हो कि मेडाइवल हिस्ट्री के बारे में, यानी मुगल वाला पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत ये सब पार्ट हमने कंप्लीट किया था, शेर शाह सूरी भी कंप्लीट कर लिया था। आज के पार्ट में हम पढ़ेंगे मुगल वंश। ठीक है। तो मुगल वंश की जानकारी अगर देखा जाए तो इसका स्रोत अगर देखा जाए तो मुला ताकिया द्वारा रचित यात्रा और वृत्तांत से तुर्की आक्रमण के साथ साथ अकबर कालीन शासन की जानकारी मिलती है। एक्चुअली क्या था, मुला ताकिया एक ट्रेवलर हुआ करता था जो अकबर के साथ रहता था। ठीक है। और वो जौनपुर से लेकर के बंगाल तक की यात्रा किया था। और वो जो अपने यात्रा के वृत्तांत में जो लिखता था, उसके थ्रू, उसके एविडेंस से पता लगता है बिहार के स्रोत के बारे में कि अकबर की बिहार में शासन था, कैसा था, क्या नहीं था। ठीक है। तो उसको एक अच्छा एविडेंस माना जाता है बिहार के हिस्ट्री के बारे में। समझ गए। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अबुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा से भी बिहार से संबंधित जानकारी मिलती है। ठीक है, समझ गए ना यहाँ तक। तो पहले मुला ताकिया द्वारा रचित, वो तो ट्रेवलर था, ऑलरेडी वो गया था तो उसका ज्यादा है। और उसके साथ साथ अब्दुल फजल का एक बुक है अकबरनामा। ठीक है। उससे भी संबंधित हमको दोनों को स्रोतों से मिला करके बिहार की हिस्ट्री की जानकारी मिलती है कि मुगल का क्या क्या रहा बिहार में इफेक्ट। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब आता है कि मैंने पहले बता दिया मुल्ला तकिया के बाद अबू फजल। उसके बाद क्या होता है कि बाबर द्वारा एक रचित तुजु के बाबरी, ठीक है, अपने जीवन के बारे में उन्होंने लिखा। और जहांगीर के द्वारा एक रचित बुक तुजु के जहांगीरी, मुगल कालीन बिहार की जानकारी मिलती है। यानी हम बोल सकते हैं कि बिहार की जानकारी मुगल का क्या क्या रहा, तो उसमें मुल्ला तकिया द्वारा रचित यानी यात्रा, उसके बारे में जो अकबर के साथ था। दूसरा अबुल फजल का अकबरनामा। तीसरा आपका बाबर ने खुद अपने जीवनी पर लिखा है तुजु के बाबरी, उस पे। और फिर जहांगीर का जो लिखा था तुजु के जहांगीरी, उस पे। यानी चारों स्रोत मिलता है बिहार के। क्या है, बिहार में मुगल कालीन बिहार की जानकारी इससे मिलता है, चारों से। समझ गए। अब आते हैं मुगल वंश के दौरान बिहार क्या था। मुगल वंश के दौरान अगर देखा जाए बिहार में क्या था, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि बाबर का संबंध घाघरा युद्ध से था, जिसमें बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। ठीक है, ध्यान रखना, अफगानों को पराजित किया था। समझ गए, घाघरा युद्ध। अब आते हैं दूसरा, हुमायूं द्वारा देवराई यानी देवरा का युद्ध होता है 1532 में, अफगानों को हराया था। यानी दो चीज बिहार के दौरान, मुगल के दौरान होता है बिहार में। पहला, बाबर का संबंध घाघरा युद्ध से होता है। घाघरा रिवर है ना, यूपी और बिहार के बॉर्डर पे, वहां पे। ठीक है। तो इसने किसको हराया था, तो अफगान को हराया था। अफगान के राजा उस टाइम कौन थे, तो उनका नाम था जलाल खां। ठीक है, उनका नाम क्या था, जलाल खां। यहां तक समझ गए। हुमायूं जो लड़ा था, उसके बेटा जो होता है बाबर का, ठीक है, तो लड़ा था 1532 में। देवरा के युद्ध होता है अफगानों के साथ। अब मुगल कालीन में ही बिहार में ताज खां कुरानी ने पुनः अफगान सत्ता की स्थापना करता है। यानी हारने के बाद भी एक ताज खां आता है। ठीक है, ताज खां करानी, और उसने बिहार में सत्ता की स्थापना करता है। समझ गए यहाँ तक, यानी ओन सत्ता खुद का। अब आता है अकबर के बारे में, देखते हैं। तो अकबर, यहाँ पता है कि अकबर 1556 में वो राजा बना था, उसके फादर के डेथ होने के बाद 1556 में राजा बना था। ठीक है, लगभग 16 साल या 12 साल का एविडेंस मिलता है, इतने उम्र में बन गया था राजा। ठीक है। अब आते हैं, वो दिल्ली में बना था। अब आते हैं यहाँ तक दाऊद खां करानी। दाऊद खां करानी, मैंने क्या बताया अभी, मैंने बताया ताज खां करानी ने अफगान सत्ता की स्थापना बिहार में किया था हुमायूं के बाद। फिर अकबर के टाइम में कौन राजा हुआ करता था, तो ताज खां करानी। ठीक है, ताज का करानी क्या करता है कि विरोध कर देता है बिहार में। तो उसको दबाने के लिए अकबर 1574 में अकबर ने पटना में अपनी सेना भेज देता है। ताज का करानी के विद्रोह को दबाने के लिए क्या किया कि अपने सेना को अकबर ने पटना में भेज देता है। ठीक है, 1574, याद रखना। पहली बार सेना पूछेगा कि मुगल सेना पहली बार कब जाती है, अकबर के टाइम में, तो 1574 में। ठीक है। अब आते हैं 1576 में क्या होता है। 1576 में टोडरमल, हुसैन खां, हुसैन अली खां, मुनीम खां,
को क्या करता है, दाऊद खां करानी को पराजित करने के लिए बिहार भेजता है अकबर ने। मैंने अभी क्या बताया कि दाऊद खां करानी क्या करता है, विद्रोह कर देता है मुगल के विरुद्ध 1574 में, पटना में करता है। तो उस विद्रोह को दबाने के लिए मुगल ने अपना सेना भेजता है, जिस सेना के अंतर्गत टोडरमल थे, हुसैन अली खां थे और मुनीम खां थे। दाऊद खां करानी के पास जाते हैं, लड़ते हैं और उसको पराजित कर देते हैं। ठीक है, समझ गए, यहाँ तो क्लियर हो गया। अंत में दाऊद खां करानी को मुनीम खां ने पराजित कर देता है और इस प्रकार दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान शासक बन जाता है। वीवीआई है, पूछेगा बिहार का अंतिम अफगान शासक कौन था, तो उसका नाम था दाऊद खां करानी। ठीक है, ये भी पूछेगा किसने हराया, तो अकबर तो कालीन तक था ही, लेकिन उसका नाम था मुनीम खां। ठीक है, मुनीम खां। 1576 में क्या होता है, अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य में मिला लेता है, 1576 में मिलाया। इसके बाद मुनीम खां जो हराया था, किसको हराया था, दाऊद खां करानी को, उसको वहां का गवर्नर बना देता है। तो ध्यान रखना, मुनीम खां गवर्नर बनते हैं, बिहार का गवर्नर बनते हैं। ठीक है, 1576 में, समझ गए। यानी बिहार और बंगाल जब प्रांत आ जाता है दाऊद खां करानी के हारने के बाद, जब मुगल के अंदर आ जाता है, तो बिहार का जो गवर्नर बनाया जाता है उनका नाम था मुनीम खां। ठीक है, 1580 में क्या होता है, अकबर ने बिहार को एक अलग प्रांत बना देता है। अब एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ पे आप देखो कि मैंने अभी क्या बताया कि हाँ, यहाँ पे अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल साम्राज्य के अंदर मिला दिया। जब अकबर ने मिलाया था ना उस टाइम, तो उस टाइम बिहार और बंगाल एक ही था। समझ गया ना, बिहार अलग नहीं था, बंगाल अलग नहीं था, एक ही था। उसी में क्या करता है कि मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बना देता है। अब क्या होता है, 1580 में बिहार को एक अलग प्रांत बना देता है, बंगाल से अलग। 1587 से 94 तक मान सिंह बिहार का प्रमुख रहते हैं और इसने अपनी राजधानी रोहतास बना देता है। शेरशाह सूरी का जहाँ मकबरा है उस एरिया में, रोहतास में है, वहां पे क्या होता है, मान सिंह ने, अकबर का ही था, गवर्नर ही थे, यानी प्रधान थे वहां के, प्रमुख थे, सॉरी प्रमुख थे, उन्होंने क्या करते हैं, अपने कैपिटल को रोहतास बनाते हैं। मान सिंह के बाद एक और पर्सन आते हैं जिनका नाम था सईद खां। उसके बाद अजीज कोका, यानी कोकल ताश बोला जाता है, बिहार के गवर्नर रहे। ठीक है, तो मान सिंह, सईद खां, अजीत कोका यानी कोकल ताश, ये सब बिहार के गवर्नर रहते हैं। मान सिंह ने कुछ समय तक राजमहल को भी राजधानी बनाया। मैंने बताया रोहतास को भी बनाया था मान सिंह ने और राजमहल को भी बनाया था। अकबरनामा के अनुसार बताया जाता है कि बिहार 7 सरकारों में विभाजित था, जिसमें बिहार में क्या था, मुंगेर था, ठीक है, तिरहुत हो गया, रोहतास हो गया, हाजीपुर हो गया, चंपारण हो गया, सारण हो गया, यानी 7 क्या था, सरकारों में विभाजित। बिहार तो एक ऑलरेडी, और मुंगेर अलग था, तिरहुत, रोहतास, हाजीपुर और चंपारण, यानी जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों आ जाता है, फिर सारण इधर गोपालगंज सब एरिया आ गया। ठीक है, ये सब एरिया में विभाजित था। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अकबर काल में अकबरनामा में बिहार में कितने सरकारों के विभाजन की बात की गई है, तो 7 की। समझ गए। अकबर के समय क्या होता है कि ये क्या है, विभाजित था 7 सरकारों में। अकबर के समय बिहार को मिलाकर कुल 15 सूबे थे। ठीक है, मुगल काल में, अकबर के शासन काल में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुए। अकबर के शासन काल में ही विद्रोह हुए सबसे ज्यादा, ध्यान रखना। तो उज्जैनी राजा दलपत शाही का विद्रोह भी इसी के काल में होता है। ठीक है, जिसे दबाने के लिए शहबाज खान को भेजा जाता है। ठीक है, तो ये सब क्या रहा, अकबर काल। मैंने क्या बताया कि दाऊद खां करानी एक्चुअली क्या था, हुमायूं के टाइम में बिहार में ताज खां करानी ने अफगान सत्ता की स्थापना कर लेता है। अकबर के काल में दाऊद खां करानी करानी विद्रोह करता है 1574 में। उसको दबाने के लिए 1576 में टोडरमल, हुसैन खां और मुनीम खां को पटना भेजा जाता है। अंत में दाऊद खां करानी को मुनीम खां पराजित कर देता है और इस प्रकार दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम अफगान शासक बनता है। ठीक है, फिर 1576 में अकबर ने बिहार और बंगाल को मुगल सत्ता में मिला लेता है। इसके बाद मुनीम खां को बिहार का गवर्नर बनाया जाता है। 1580 में बिहार को अलग प्रांत बना दिया जाता है, ठीक है, बंगाल से। 1587 से लेकर 84 के बीच में
मैंने बताया कि मान सिंह बिहार का गवर्नर बन जाते हैं, यानी प्रमुख बन जाते हैं, और अपने कैपिटल को कहाँ शिफ्ट करते हैं? रोहतास में। ठीक है। मान सिंह के बाद होते हैं शहीद खां, उसके बाद अजीज खां कोका थे, जिसको कोकल ताश बोला जाता है। ठीक है। बिहार के गवर्नर बनते। मान सिंह ने कुछ समय तक राजमहल को राजधानी बनाया, रोहतास को ही बनाया था, ये मैंने बताया। अकबरनामा के अनुसार बिहार 7 सरकारों में विभाजित था। एक में बिहार, खुद बिहार, मुंगेर, तिरहुत, रोहतास, हाजिरपुर, चंपारण और सारण। समझ गए? अकबर के समय में बिहार को मिला करके कुछ अकबर मुगल का कितना प्रांत थे? 15 प्रांत, सूबे थे, सॉरी, कुल सूबे 15 थे बिहार को मिला करके। मुगल काल में, अकबर के शासन काल में सबसे ज्यादा बिहार में विद्रोह होता है। उज्जैनिया का विद्रोह, राजा दलपत शाही का विद्रोह इसी समय में हुआ था। ठीक है। और जिसे दबाने के लिए शहबाज खान को भेजा। इतना मैंने समझाया, ये समझ में आया तो प्लीज लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, देखा करो। ऐसा नहीं है कि जो ज्यादा फेमस टीचर हो गए हैं तो उनके पास कुछ नया है, यही पढ़ाते हैं। ठीक है। बस उनके टाइम थोड़ा साथ दे रहा है, अपना थोड़ा सा कम है। समझ गए? तो इतना टेंशन नहीं लेना है, इससे बाहर नहीं आने वाला है। ठीक है। जब भी आप लाइफ में देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि मैं सही कंटेंट दिया था। समझ गए? चलो आगे। अब आते हैं जहांगीर के काल, देखते हैं। तो जहांगीर काल में क्या होता है? जहांगीर के शासन काल में पहला सूबेदार जो बनता है बिहार में, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था बाज बहादुर लाल। इसका नाम था बाज बहादुर। ठीक है। जिसको लाल बेग भी कहा जाता है। तो बाज बहादुर कौन थे? जहांगीर के काल में सूबेदार बने थे। ठीक है। इसके बाद इस्लाम खान बनते हैं, और फिर अफजल खां बिहार का सूबेदार बनते हैं। पहले बाज बहादुर बनते हैं, फिर इस्लाम बनते हैं, फिर अफजल बनते हैं। बाज बहादुर ने ही क्या करता है? बाज बहादुर ने क्या किया था? दरभंगा में एक मस्जिद बनाया था, तथा नालंदा के पास नूर सराय, क्या किया था? नूर सराय शहर के निर्माण कराया था। समझ गए? नूर सराय शहर के निर्माण कराया था। ये किसके काल है? जहांगीर के काल है। यहाँ तक समझ आ रहा है? जहांगीर काल है तो नूर सराय शहर का निर्माण किसने कराया था? दरभंगा में एक मस्जिद, नालंदा के पास है नूर सराय, ठीक है, वहां पे शहर का निर्माण कराया था, और दरभंगा में एक मस्जिद बनाया था। मैंने बताया था कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में भी एक मस्जिद बना है। ठीक है। जिसे तिरहुत वाला ये सब बताया था, तुगलक वाला। ठीक है। वो दरभंगा में ये भी है, अकबर के काल में भी, सॉरी, जहांगीर के काल में नहीं, मुगल काल में भी बना है। ठीक है। अब आते हैं, अब क्या होता है कि यहाँ पे देख रहे हो कि 1615 में नूरजहां के भाई होते हैं इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार बना दिया जाता है, और इसी ने मनेर में मखदूम शाह दौलत का मकबरा बनाता है। आपको मखदूम शाह दौलत का मकबरा पूछेगा कहाँ है, तो मनेर में है। समझ गए? मनेर में, जो क्या होता है, मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना माना जाता है। मखदूम शाह दौलत, ठीक है, का मकबरा मनेर में बनता है। और समझ गए किसके काल में? तो वो बनता है जहांगीर के काल में, और नूरजहां उनके वाइफ थे। ठीक है। अब आता है कि 1621 में शाहजादा परवेज बिहार का सूबेदार बनता है। शाहजादा परवेज उन्हीं के बेटा था। क्या बनता है? बिहार का सूबेदार। बिहार का सूबेदार बनने वाले ये पहले मुगल राजकुमार थे। पहले मुगल राजकुमार थे। समझ गए? शाहजादा परवेज पहला मुगल राजकुमार थे जो बिहार का सूबेदार बने। इसके बाद कौन बनते हैं? बैरम बैरम बेग बिहार के सूबेदार, यानी परवेज के बाद बैरम बनते हैं। बैरम बेग बिहार के सूबेदार बनते हैं। जहांगीर के काल में अंतिम सूबेदार जो बनते हैं उनका नाम था मिर्जा रुस्तम। ठीक है। जहांगीर के काल में अंतिम सूबेदार कौन बनते हैं? मिर्जा रुस्तम। पूछेगा पहला सूबेदार कौन थे, तो मैंने बताया बाज बहादुर थे। अंतिम कौन है? तो मिर्जा रुस्तम। समझ गए? यहां तक? ये किसके काल में? जहांगीर के काल में। और जहांगीर के काल में ही क्या होता है, मुगल द्वारा एक छोटा नागपुर में, जिसको खोखर देश कहा जाता है, पे अधिकार किया, यानी छोटा नागपुर वाला एरिया को अधिकार कर लिया जाता है जहांगीर के काल में। ठीक है। जहांगीर के एक आत्मकथा है, यानी उसके लाइफ के बारे में, जहांगीर के तुझे के जहांगीरी में इस क्षेत्र से सोने प्राप्ति की चर्चा होती है, और इस क्षेत्र में हीरे के खान पर भी मुगलों का अधिकार होने की बात कही जाती है। ठीक है। तुझे के जहांगीरी में बताया जाता है कि जो छोटा नागपुर वाला एरिया है वहां पे सोने का भी प्राप्ति होता है, जैसे जमुई में सब एरिया में हीरे का भी खान पे बताया जाता है वहां प्राप्त था, और इस सभी पर अधिकार किसका था? मुगलों का था।
समझ गया? तो अब जहांगीर के बेटा आते हैं जिनका नाम था शाहजहां। 1628 के करीब वो बनते हैं और 1600 आपको 58-59 में खत्म हो जाते हैं। ठीक है, उनका राज मतलब चला जाता है, खत्म नहीं होता, उनका राज चला जाता है। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां। अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज इसके समय बिहार का सूबेदार बनते हैं। अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज कहाँ का सूबेदार बनते हैं? बिहार का। समझ गए? अब्दुल्ला खां बहादुर फिरोज बिहार का सूबेदार बनते हैं। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आते हैं शाइस्ता खां जो है ना, शाइस्ता खां मुमताज जो है ना, जिनके नाम पे, जिनके मकबरा पे आपके ताजमहल बनाया गया, सातों अजूबा, तो उन्हीं के भाई होते हैं जिनका नाम था शाइस्ता खां। शाइस्ता खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। इसके बाद आजम खान, जाफर खान, आपके जुल्फिकार खां, ये सब सूबेदार बनते हैं। शाइस्ता खां के भाई का नाम क्या था? सॉरी, बहन का नाम था मुमताज। ठीक है, 1600 आपके क्या होता है, 59 में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। 1659 में अलीवर्दी खां को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। ठीक है, अब उसके बेटा आते हैं, शाहजहां के बेटा आते हैं औरंगजेब। औरंगजेब सामूगढ़ के युद्ध के बाद औरंगजेब ने शाहजादा शुजा को बिहार का सूबेदार बना देता है। ठीक है, ठीक है, शाहजादा शुजा को बिहार का सूबेदार बनाते हैं। मैंने बताया था कि पहले यानी फर्स्ट शाहजादा जो बनते हैं, जो बिहार का सूबेदार बनते हैं पहला, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम मैंने बताया था, क्या था भाई? अब्दुल्ला था। ठीक है, या सॉरी परवेज था, उनका नाम था परवेज, शाहजादा परवेज। लेकिन औरंगजेब के बाद शाहजादा शुजा को बिहार का, यानी औरंगजेब का बेटा थे शुजा, शाहजादा थे यानी राजकुमार थे, उनको बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। ठीक है, फिर आते हैं दाऊद खां कुरैशी। वो दाऊद खां एक और थे, दाऊद खां करानी, वो अलग थे अकबर के टाइम में। दाऊद खान कुरैशी आते हैं, बिहार के अगले सूबेदार बनते हैं औरंगजेब के टाइम में। इसी ने दाऊद नगर की स्थापना किया। दाऊद नगर जो औरंगाबाद के आसपास पड़ता है, गया औरंगाबाद। ठीक है, तो वहां पे उस शहर की स्थापना करते हैं। ठीक है, दाऊद नगर क्षेत्र की। 1666 में लश्कर खां बिहार के सूबेदार बनते हैं। लश्कर तैयबा नहीं है, लश्कर खां दूसरा है। 1702 में राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार बनाया जाता है। इसी ने पटना को पुनः बसाया और इसका नाम अजीमाबाद रख दिया। वीवीआई है, पटना का पुनः बसाया किसने बसाया था? तो भाई राजकुमार अजीम, अजीमाबाद पटना का नाम रख दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, आप मैप में देख सकते हो ये मुगल वाला पीरियड कहाँ पता। आप यहाँ देख सकते हो कि मुगल लगभग एरिया में कवर था। थोड़ा सा अगर साउथ के एरिया ये देख लिया जाता, ये तो श्रीलंका ही था, ये साउथ के एरिया छोड़ दिया जाए तो बाकी एरिया में कवर था। आप बोल सकते हो अशोक का पीरियड था ना, तो अशोक का पीरियड अगर देखा जाए तो ये सब था। ठीक है, ये सब वाला एरिया था। ठीक है, बस अशोक के टाइम में भी अगर देखते हो ना मैप में, तो इतना ही छोटा था, साउथ में ये सब था। ठीक है, समझ गए? बाकी पीरियड बाकी तो था ही। तो ऐसा ही औरंगजेब के टाइम में भी ये सब एरिया था। ठीक है, विदर्भ हो गया, आरकोट हो गया, बीजापुर हो गया, आपको गोलकोंडा हो गया, अहमदनगर हो गया, बरार हो गया, गोंडवाना हो गया, मालवा है, अहमदाबाद है, गुजरात वाला ये नेवार है, मेवार, अजमेर, सिंध, थाटा, दिल्ली, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, काबुल, कश्मीर, अवध हो गया, इलाहाबाद हो गया, बिहार हो गया, ढाका हो गया, बांग्ला जो बांग्लादेश अभी है, कटक हो गया, ये सब एरिया था। ठीक है, अब आते हैं, अब क्या होता है कि औरंगजेब के समय ही बर्नियर बिहार आता है। बर्नियर एक ट्रेवलर था, ठीक है, जो बिहार आता है औरंगजेब के समय में। और जब बिहार आता है तो इसने पटना को सबसे बड़ा शहर बताया था। इसके अलावा बिहार में आया अकाल की भी चर्चा करता है बर्नियर। ठीक है, बर्नियर क्या है? पटना को सबसे बड़ा शहर बताया था। लेकिन ध्यान रखना, मुगल काल का इसने द्वितीय सबसे बड़ा शहर बताया पटना को। ठीक है, लेकिन बिहार का अगर देखा जाए तो बिहार आया और बिहार का सबसे बड़ा शहर जो बताया वो पटना को बताया। ठीक है, अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ते हैं। कहता है कि फर्रुखसियार का राजाभिषेक होता है 1713 में पटना में। ठीक है, यह पहला मुगल बादशाह था जिसका राजाभिषेक बिहार में होता है।
मुगल बादशाह था। पहली बात राजाभिषेक जो फर्रुखसियार का होता है 1713 में, समझ गया। बिहार शरीफ में अवस्थित मलिक इब्राहिम का मकबरा मुगल शैली में है, ठीक है। मुगल शैली में मलिक इब्राहिम की मकबरा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, मलिक इब्राहिम की मकबरा है। मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया कि जहांगीर के काल में भी एक मकबरा था, उसको आप लोग बताना कि कौन सा था। 1615 ईस्वी में नूरजहां के भाई इब्राहिम खां को बिहार का सूबेदार बनाया गया था, और उसी ने ही एक मकबरा बनवाया मनेर में, ठीक है। वो बताना आप कमेंट करके, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होगे तो, ठीक है। अब आगे आते हैं। अब आते हैं कि मुगल काल में ही क्या होता है, 1713 ईस्वी में बिहार को बंगाल का अंग बनाया जाता है। मैंने बताया कि पहले अकबर टाइम में भी था, अलग किया गया 1580 में, फिर इधर बनाया गया, फिर हटाया गया, इस टाइप की कंडीशन चल रहा है, ठीक है। अब आते हैं, इसके बाद क्या होता है, बहादुर शाह प्रथम के काल में बिहार पर इनडायरेक्ट रूप से बंगाल के नवाबों का नियंत्रण होता है। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, अप्रत्यक्ष रूप से बंगाल के नवाबों का नियंत्रण होता है, ठीक है। फिर कहता है अकबर, देखो अकबर काल में 1556-57 में, अकबर के काल 1556-57 में क्या होता है, महेश ठाकुर नाम के एक पर्सन था जो दरभंगा मिथिला राज, ठीक। एक्चुअली क्या होता है, अकबर के काल में महेश ठाकुर जो दरभंगा को मिथिला का राज दे दिया गया, और राजा चंदेश्वर का संबंध इसी वंश से, ठीक है। अकबर के काल में 1556, क्योंकि अकबर उस टाइम मजबूत था नहीं, अभी राजा जब बना उसी टाइम में दे दिया होगा, ठीक है। महेश ठाकुर को दे दिया मिथिला वाला एरिया को, और उसी के दरबार में एक रहते थे ठीक है, जो राजा चंदेश्वर थे। समझ गए यहाँ तक, राजा चंदेश्वर, ठीक है। अब आते हैं फिरदौसी साम्राज्य की बात करते हैं, संप्रदाय की बात। यह सुहरावर्दी आपको सिलसिला संप्रदाय की एक शाखा थी, ठीक है, जिसका विकास मुख्य रूप से बिहार में हुआ था। ये विकास इसका बिहार में हुआ था। ये सिलसिला का प्रमुख संत बदरुद्दीन समरंगी और हाया मनेरी थे, ठीक है। इसके प्रमुख ये भी देख लेना एक बार, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मनेर शरीफ की बात करते हैं। मनेर शरीफ पुराना नाम मनियार मथान था, जहाँ सूफी संत मखदूम याहया मनेरी बड़ी दरगाह है, और मखदूम शाह दौलत की छोटी दरगाह है। मनेर में ही है, ठीक है, मनेर में ही है। समझ गए यहाँ तक। तो आपके महमूद याहया मनेरी का बड़ी दरगाह है, और मखदूम शाह दौलत की छोटी दरगाह है, ठीक है। मकबरा क्या है, ये सब अवस्थित है वहां पे। एक्चुअली क्या होता है कि 2025 में 556वां वर्ष मनाया जा रहा है, ठीक है। 756वां वर्ष मनाया जा रहा है 2025 में, इसीलिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। वीवीआई है, समझ गए, इसीलिए ये वीवीआई है मनेर में, ठीक है। जफर खां शाहजहां के समय पटना में बाग ए जाफर खां तथा दंडी बाजार मस्जिद का निर्माण कराता है। शाहजहां के समय में जफर खां दंडी बाजार और बाग ए जफर खां की क्या करता है, निर्माण कराता है। बिहार का अंतिम मुगल गवर्नर जो अगर देखा जाए तो फकर उदौला था, ठीक है। अंतिम मुगल गवर्नर फकर उदौला था, समझ गया यहाँ तक। फकर उदौला क्या था, अंतिम था। अब आते हैं कि बंगाल के नवाब और बिहार के बारे में। तो मैंने बताया कि 1733 में सुजाउदौला सुजाउद्दीन के कार्यकाल में बंगाल के अंतर्गत बिहार को शामिल किया गया 1733 में। फिर क्या होता है, बिहार को बंगाल का अंग बना दिया गया था, ठीक है। तो उसके बाद बहादुर शाह प्रथम के काल में क्या होता है कि बिहार पर इनडायरेक्ट, मतलब देखा जाए तो इनडायरेक्ट एक टाइप के नियंत्रण होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि मिलाया गया बिहार और बंगाल को एक साथ 1733 में, लेकिन बंगाल के जो नवाब बनते थे उनका इनडायरेक्ट नियंत्रण बिहार पर हो गया था, ठीक है। तब आते हैं आपके सुजाउद्दीन 1733 में अलीवर्दी खां को बिहार का नायाब बना देते हैं, यानी नाजिम उपराज्यपाल बना देते हैं। किसको, अलीवर्दी खां को, सुजाउद्दीन। अब 1740 में क्या होता है, अलीवर्दी खां ने बंगाल के नवाब सरफराज को मार देता है, और सरफराज को मार देता है,
और 2 करोड़ रुपया मुगल को क्या करता है, रंगीला बादशाह उस टाइम थे, बादशाह रंगीला को देकर अपने पद को स्वीकृति दे देता है। एक्चुअली क्या था कि वो लोग का प्लान ये था कि सरफराज ही आपके बंगाल का नवाब रहेगा, ठीक है, और बिहार का अलीवर्दी खां रहेंगे। लेकिन सर अलीवर्दी खां देखा कि भाई बंगाल में भी बहुत से, बिहार में तो है लेकिन बंगाल में ज्यादा ही डेवलप है, ज्यादा पैसा है, तो इसीलिए क्या किया, बोला टैक्सी तो लेना है ना आपको मुगल को, तो चलो मैं 2 करोड़ रुपया देता हूँ। इसको मार दिया, बोला कि चलो मुझे ही बना दो बंगाल और बिहार का बादशाह, टैक्स ले लो। तो 2 करोड़ रुपया दे करके अपने पद को स्वीकृति कर लेता, समझ गए। अब आता है पटना का युद्ध, अगर पूछेगा तो यही लड़ा था अलीवर्दी खां अफगानों के विरुद्ध, पटना का युद्ध, ठीक है। फतुआ का युद्ध मराठा के खिलाफ लड़ा था। पटना अफगानों का युद्ध और फतुआ मराठों का, समझ गए, अलीवर्दी खां ही लड़ा था। अब आते हैं इसके बाद, ठीक है, अब आते हैं रानी सराय की लड़ाई होता है। रानी सराय की लड़ाई 1748 में होता है, अलीवर्दी खां और अफगानों के विरुद्ध होता है युद्ध। पहला अफगानों के विरुद्ध अलीवर्दी खां बनाम अफगान हुआ था पटना के युद्ध। अब रानी सराय की लड़ाई होता है 1748 में। रानी सराय के युद्ध का प्रमुख कारण बिहार के उपनवाब, जो नवाब था, उपनवाब नहीं होता वाइस, उसका नाम था हैबत खां जंग। उसका नाम क्या था, हैबत, हैबत, ठीक है, हैबत जंग। हैबत जंग को अफगानों द्वारा मारा गया था। अफगान के जो राजा थे ना, अफगानों जो थे, उन लोगों ने बिहार का जो उपनवाब थे जिनका नाम था हैबत जंग को अफगानों ने मार दिया। अब मार दिया तो अलीवर्दी खां बिहार का नवाब था, तो इसने अटैक कर दिया अफगानों पे। अलीवर्दी खां के बाद बिहार का अगला नवाब बनता है सिराजुद्दौला। यह पटना नवाब के परिवार से था, ठीक है, पटना के नवाब से। मैंने पहले क्लास में बताया है, ठीक है, जब बिहार स्पेशल पढ़ा रहा था, ठीक है, तो उसमें हमने बताया ये भी बिहार स्पेशल, ये मेडाइवल है, जो हम एंशिएंट वाला पढ़ रहे थे, जैसे पहले भी लेक्चर हमने पढ़ाया है जो हिस्ट्री इंडिया का, तो उसमें बताया है, आप देखना प्ले लिस्ट में जा करके, उसमें बताया है कि उनके 3 बच्ची थी, लड़की थी, एक तो बंगाल के थी और एक तो आपके अवध वाला एरिया, ठीक है, और पटना वाला एरिया, इस टाइप के, एक बांग्लादेश वाला साइड में, एक बंगाल और एक, ठीक है। तो जो ये था सिराजुद्दौला, तो पटना का था, ठीक है, बिहार का। एक्चुअली वो मौसी जो थी वो लोग चाहती नहीं थी कि भाई ये नवाब बने, वो कहानी अलग है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। सिराज के काल में अंग्रेजों के साथ लगातार संघर्ष रहा। इसी क्रम में ब्लैक होल की घटना होती है, ब्लैक होल की घटना होती है सिराज के काल, 1756 के करीब होती है ब्लैक होल की घटना। अलीनगर की संधि होती है, ठीक है, इसी के समय अलीनगर संधि यानी बंगाल वाला, ठीक है, अलीनगर बोला जाता था कलकत्ता सवेरिया को पहले, बंगाल की, ठीक है। तो अलीनगर की संधि होती है। एक्चुअली ब्लैक होल की नीति, एक पर्सन था, कुछ नाम था होल, अ, उसका कुछ नाम था हॉल, उसका नाम था कुछ, आई थिंक कुछ नाम था हॉल, ठीक है, हॉल सरनेम था। तो हॉल ने बताया कि लगभग 156 लोगों को 10 बाई 10 कमरा में, 146 लोगों को 10 बाई 10 कमरा में बंदी बना कर रख दिया, ठीक है, और उसमें 123 लोगों की डेथ हो जाती है, 23 ही बचते हैं। वो बोला कि मैं उसमें भी था, बट इसका एविडेंस पूरा मिलता नहीं है। तो इस तरह इंडियन इतिहासकारों बताते हैं कि ब्रिटिशों का एक टाइप के षड्यंत्र था आपके सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, वर्ल्ड को बताने के लिए कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है, तो इसीलिए मैंने उसको किया, अदरवाइज बेइज्जती हो जाती, समझ गए। अब अगला आते हैं मनिहारी का युद्ध होता है 1556 में, सिराज बनाम शौकत जंग के बीच में होता है। शौकत जंग हार जाता है, शौकत जंग वही मौसी का लड़का था। दूसरा होता है प्लासी का युद्ध होता है 23 जून, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 सिराज बनाम अंग्रेज, अंग्रेज जो था लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज जीत जाते हैं। अब प्लासी के युद्ध के बाद बिहार का उपनवाब मीरन को बनाया जाता है। उपनवाब मीरन बनता है, मीर जफर का बेटा था मीरन, वही बनता है। मीर कासिम का बिहार में क्या था, इसने अपनी राजधानी, एक्चुअली क्या था कि 1757 23 जून 1757 को जो प्लासी का युद्ध हार जाता है, सिराजुद्दौला बाद में मर जाता है, मीरन आई थिंक कुछ बताते हैं कि मीरन मार दिया था, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ का नवाब जो बनता है उसका नाम था मीर जाफर, मीर जाफर। अब बिहार का उपनवाब जो बनाया जाता है उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था मीरन, उसका बेटा था, ठीक है।
अब क्या होता है कि कुछ कंडीशन होता है, भाई दान हो रहा है, पार्टी चल रही है, तो मीर जाफर को लगा भाई थोड़ा बहुत हो गया, अब एक बार सहायता कर लिए तो भाई अब बच जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो मीर जाफर परेशान हो गया। फिर मीर जाफर बात नहीं सुनने लगा, तो इसको अंग्रेजों ने हटा दिया, मीर कासिम को बना दिया। तो मीर कासिम को बनाया तो मीर जाफर बोला था कि बहुत चालाक है वो मीर कासिम, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। मीर कासिम जब नवाब बनता है, मुंगेर अपना कैपिटल करता है, मुंगेर में बंदूक और बारूद कारखाना खोल देता है। अंग्रेज बोले कि भाई ये क्या कर रहे हो, तो बोला कि भाई कुछ नहीं, आप ही के लोग के कर रहा हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ एक्चुअली मन नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे आ गए। आप लोग वहाँ देखो, कोई टेंशन मत लो, बंगाल में आप करो आराम से व्यापार। फ्रांसीसी अधिकारी सोमेरू के कहने पर 1763 में मीर कासिम ने पटना फैक्ट्री पर आक्रमण करता है, लगभग 148 अंग्रेजों को बंदी बना लेता है। किसको? सोमेरू के कहने पे। कौन था? फ्रांसीसी था। इस समय पटना कंपनी के प्रधान एलिस थे, ठीक है। इस घटना को पटना कांड के नाम से, वीवीआई है, पटना कांड 1763 के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना के बाद और अंग्रेज और मीर कासिम के बीच में दुश्मनी हो जाती है, जिस कारण मीर कासिम को पद से हटा दिया जाता है। अब मीर जफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया जाता है, ठीक है। इस समय घटनाओं के कारण 1764 में क्या होता है? बक्सर का युद्ध होता है, समझ गए। तो यही जो मीर जफ कासिम को हटाएगा, तो मीर कासिम जाता है भागे भागे, अवध के नवाब से मिलता है। अब मुगल थे, ठीक है, मुगल थे, शाह आलम द्वितीय थे शायद, उनसे मिलता है। और ये जा करके एक त्रिकोणीय समिति कमिटी बनाता है, तीनों मिलकर के लड़ते हैं, ठीक है, बक्सर के युद्ध में, ठीक है। और हेक्टर मुन्नो था उस टाइम सेना मिनिस्टर, ठीक है, और फिर भी हार जाते हैं, समझ गए। अब आते हैं बिहार में ओली गौहर का अभियान होता है। आलमगीर सेकेंड बाल बोला जाता है। आलमगीर सेकेंड द्वितीय की मृत्यु के बाद ओली गौहर बिहार में आते हैं, ठीक है। एक्चुअली बिहार में आते नहीं बल्कि बिहार में थे। ओली गौहर यानी आलमगीर द्वितीय की मृत्यु के समय ओली गौहर बिहार में ही थे। मुगल के प्रधानमंत्री इमाद उल मुल्क ने के षड्यंत्र के द्वारा ओली गौहर को दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जाता है, और शाहजहां द्वितीय को मुगल बादशाह घोषित कर दिया जाता है। कौन षड्यंत्र किया था? प्रधानमंत्री हुआ करता था इमाद उल मुल्क, ठीक है। अब ये बिहार में थे ओली गौहर, ठीक है, ओली गौहर बिहार में थे। अब इनको एंट्री नहीं करने दिया जाता है, कहाँ पे? दिल्ली में, ठीक है, समझ गए। ओली गौहर का पहला अभियान 1759 में होता है। इसका फ्रांसीसी यात्री, इसका साथ दिया था फ्रांसीसी यात्री जीन लॉ डे लॉरिस्टन ने। इसका साथ दिया था किसका? ओली गौहर का, ठीक है। शाह आलम द्वितीय का दूसरा अभियान था। ओली गौहर को शाह आलम द्वितीय कहा जाता है, ठीक है, ओली गौहर को, समझ गया तक। पटना के क्या होता है कि पटना पर पुनः आक्रमण किया, और औरंगजेब सॉरी अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहे थे नॉक्स, कैप्टन नॉक्स कर रहे थे। क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय ने पटना पर अटैक करता है, और उस समय जो अंग्रेजों का कैप्टन जो थे नॉक्स थे, ठीक है, 1760 में। यहाँ तक समझ गए? कैप्टन कौन थे? नॉक्स थे। अब आते हैं, अब क्या होता है कि शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर कहा जाता है, तीसरा अभियान करता है 1761 में, पटना पर पुनः आक्रमण करता है, और अंग्रेजों का नेतृत्व इस टाइम भी नॉक्सी कर रहे थे। तीसरा अभियान करता है फिर शाह आलम द्वितीय ने, और तीसरा जब आक्रमण करता है तब पराजित करते हुए है, और फ्रांसीसी यात्री जीन लॉर्ड डे लॉसी को गिरफ्तार। यानी अब अंग्रेज क्या करते हैं, शाह आलम द्वितीय को, भाई एक बार लड़ लिए, ठीक है, दोबारा तीसरा भी आओगे, बस ले, चपाट चपाट दिए, ठीक है। और उसके बाद शाह आलम द्वितीय को हराते हैं, और जो इनके पिन मार रहा था, जो सपोर्ट कर रहा था फ्रांसीसी जीन लॉर्ड डे लॉरिस को, बोलते हैं ले तू ही बहुत दिमाग लगा रहा, चल इसी को अरेस्ट करके जेल में डाल देते, ले कहानी खत्म। अब क्या होता है, शाह आलम द्वितीय का राजाभिषेक कराते हैं 1761 में। एलिस और वाट्स अंग्रेजों अधिकारी ने पटना फैक्ट्री में किया, और मीर कासिम की मौजूदगी में किया था, समझ गए, उस टाइम मीर कासिम था, ठीक है। उसी के मौजूदगी में शाह आलम द्वितीय को राजाभिषेक करा दिया था। तब क्वेश्चन पूछेगा, पहला राजाभिषेक बिहार में होने वाले, तो उनका नाम था, क्या नाम था उनका? नाम क्या था भाई? फर्रुखसियार, ठीक है। दूसरा कौन थे? जो 1713 में थे, फर्रुखसियार। दूसरा कौन थे? तो शाह आलम द्वितीय, जिसको अली गौहर कहा जाता है। जबरदस्ती कराया गया एलिस वाटसन और के द्वारा, ठीक है।
अब आते हैं 1758 से 61 तक मुगलों के दो क्षेत्रों में राजा रहे। दिल्ली, अगर देखा जाए कि मुगल के 1700 आपके 58 से लेकर प्लासी के युद्ध के बाद से लेके और यहाँ पे सालम द्वितीय के राज तक मुगल में क्या थे, दो शासक थे, दिल्ली में अलग, बिहार में अलग। ठीक है, शाहजहां सेकेंड आपके दिल्ली में थे और शाह आलम द्वितीय बिहार में थे। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर देखते हैं तो क्या था, बक्सर के युद्ध के बाद क्या होता है, बिहार का प्रशासन कासिम खां के साथ राजा बल्लभ को दिया जाता है तथा वहीं राजस्व अधिकार धीरज नारायण को तथा दीवान सीताब राय को दिया जाता है। सीतामढ़ी के थे ना, दीवान सीताब राय को दिया जाता है। समझ गए, याद करने के लिए बता रहा हूँ, सीतामढ़ी से सीताब राय, सीतामढ़ी बिहार में पड़ता है इस टाइम। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन, दीवान किसको दिया जाता है, तो सीताब राय को। क्वेश्चन आया पहले, पीवाई की देख लेना। ठीक है, राजस्व अधिकारी किसको बनाया जाता है, तो धीरज नारायण को बनाया जाता है। हो सकता है अगले बार राजस्व अधिकारी पूछ, रेवेन्यू ऑफिसर पूछ दे। ठीक है, समझ गया तब। और एडमिनिस्ट्रेशन किसको दिया गया, तो कासिम खां को दिया गया। कासिम खां के साथ किसको दिया गया, राज बल्लभ को दिया गया। एडमिनिस्ट्रेशन दो पर्सन को दिया गया, राजस्व धीरज नारायण को, दीवान सीताब को। ठीक है, 1766 में पटना फैक्ट्री का अधिकार सैमुअल मिल्टन था। यानी बोला जाए पटना फैक्ट्री का अधिकारी कौन था, सैमुअल मिल्टन। 1766 में इसने एक प्रशासन मंडल बनाया जिसके सदस्य थे धीरज नारायण और सीताब राय। समझ गए, सीताब राय वही जो दीवान थे, धीरज नारायण वही जो रेवेन्यू ऑफिसर थे, इसके क्या थे, सदस्य थे। 1767 में पटना फैक्ट्री का प्रमुख अधिकारी कौन बोलता है, टॉम्स रूमबोल्ड बनता है पटना का। 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद बनाया जाता है जिसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर होते हैं। इसके सदस्य जॉर्ज वेस्टार्ट और रॉबर्ट पाल्क रहते हैं। जॉर्ज वेस्टार्ट और रॉबर्ट पाल्क बनते हैं। ठीक है, रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, एक्चुअली क्या था कि पटना बंगाल में 1770 के करीब बहुत भयंकर अकाल आया था। ठीक है, बहुत भयंकर अकाल पड़ा था उस समय। ठीक है, उसी के बाद ये बनाया गया था। समझ गए। अब आते हैं 1790 में बिहार का फौजदारी प्रशासन भी अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया 1790 में। इसी क्रम में क्या होता है, पटना के पहले मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट बनता है। वीवीआई है, वीवीआई। पटना के पहले मजिस्ट्रेट कौन बनते हैं, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आते हैं गोल घर के बारे में पूछता है, क्वेश्चन आया भी, गोल घर किसने बनवाया, कब बना, इस टाइप के। अनाज भंडारण के लिए किया गया था गोल घर का। ठीक है, प्रारंभ इसका 20 जनवरी 1784 को, खत्म 20 जुलाई 1786 को। लगभग 2 साल, 2-3 साल लगा, 2 साल। इसका निर्माण वारेन हेस्टिंग के काल में हुआ था। जो वारेन हेस्टिंग कब से कब तक था, 1773 से लेकर के लगभग 84-85 तक था ना। ठीक है, 84-85 तक था। ठीक है, तो इसी के काल में होता है। अब आते हैं 84 तक रहा, 85 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस काल में पूरा होता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस 85 में आ गया था, 84-85 में आई थिंक आया था। जब वारेन हेस्टिंग था ना, 1773 से 84 तक रहा। उसके बाद 84 के बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किसके काल में बन के पूरा हुआ, तो कॉर्नवालिस। किसने शुरू कराया, तो वारेन हेस्टिंग। समझ गए। अब आते हैं इसे कैप्टन जॉन, ठीक है, कैप्टन जॉन गास्टर्स ने डिजाइन किया। वीवीआई है, पटना गोल घर का डिजाइन किसने किया था, तो कैप्टन जॉन गास्टर ने। समझ गए। असफल हुआ, स्थापत्य में कमी के कारण असफल हो गया, अलग बात है। ठीक है, जिसके लिए बनाया गया तो पूरा नहीं हो पाया। 1783 के आसपास और 1770 में बिहार, मैंने बता दिया 1783, एक्चुअली मैंने बिहार का बताया 1770 में हुआ था, लेकिन 83 में भी हुआ था, फिर भयंकर अकाल पड़ा था। अब आता है बिहार में सिखों का क्या रहा, तो आता है गुरु नानक जी के द्वारा बिहार के कई क्षेत्रों में यात्रा किया जाता है, जैसे गया, राजगीर, पटना, मुंगेर, भागलपुर और राजमहल पहाड़िया में। ठीक है, तेग बहादुर हुआ करते थे। तेग बहादुर जी का आगमन 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में होता है। गया, सासाराम से होते हुए पटना पहुंचे थे। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में
पटना सिटी में हुआ था, जो PYQ आपका क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है बिहार का बीपीएससी में, समझ गया। तो इंपॉर्टेंट है, 17वीं बीपीएससी में पूछ दिया था कि पटना, इन्हीं का पूछ दिया था कि कहाँ हुआ था जन्म। तो ऑप्शन ऐसा दिया था कि कोई मार लेगा, पटना भी लिखा था, तो इस टाइप के, समझ गए। यहाँ तो क्लियर हो गया। तो यार अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना यार, सब्सक्राइब भी करना, कमेंट भी करना, क्योंकि यार आप लोग के लिए मैं बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हम अपने लिए बना रहे हैं, आप लोग के लिए बना रहे हैं। तो जब भी आपके लाइफ में अगर दिखे, अगर आपको एक आध फ़ायदा लगे, तो आप प्लीज़ लाइक करना यार, सब्सक्राइब करना, ठीक है। हम भी नए हैं अभी यूट्यूब पे, ठीक है, बट ऐसे नए नहीं है, ऐसे एक्सपीरियंस है। आप कमेंट करना, कोई भी डाउट पूछना होगा तो पूछ लेना, मैं गाइड कर दूंगा, उसकी टेंशन नहीं है, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।